अच्छा भाई, तो जनाब हम लोग बात कर रहे थे मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन की। अब इसी का ऑल्टरनेटिव इन्होंने जनाब क्या दिया कि सैम्पल प्रोग्राम यूजिंग वर्ड, यूजिंग अनसाइन वर्ड, कि पहले अगर आप छोटी वैल्यू किसी बड़े रजिस्टर में अगर मूव करवाना चाह रहे हो, यानी अगर आपने छोटी वैल्यू जो है वो वेरिएबल यानी सोर्स, एज अ सोर्स डेस्टिनेशन दोनों सेम साइज होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन आती है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें कि इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि भाई वैल्यू, वैल्यू की टाइप क्या है, वर्ड। वर्ड का मतलब होता है 16 बिट। मैं यहाँ पे भाई लिख देता हूँ, 16 बिट वैल्यू है, ठीक है ना। ये 16 बिट वेरिएबल है। अब अगर यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो जनाब EAX जो है वो 32 बिट का है, और जो वैल्यू का वेरिएबल है वो है जनाब 16 बिट का। अगर दानिश अहमद अवेलेबल हैं तो आई होप कि अब उनको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो ये ई जिस रजिस्टर पे भी लग जाए तो वो आंखें बंद करके मान लिया हो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है 16 बिट की, ठीक है ना। और बाइट का डबल होता है 16 बिट, और 16 बिट का डबल होता है 32 बिट, 32 बिट का डबल होता है 64 बिट। तो अब देखो, अब यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में ये क्या है, निमोनिक इंस्ट्रक्शन मूव जेड एक्स, जीरो एक्सटेंड कर देता है। अब क्या होगा कि वैल्यू जो है, वैल्यू का जो वेरिएबल है वो है जनाब 16 बिट का। और अगर हम यहाँ पर जेड एक्स के हटकर अगर ये वाले इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो ये हमें सीधा सीधा एरर प्रोवाइड कर रहा है। और एरर क्या कह रहा है कि भाई आपके जो है सोर्स और डेस्टिनेशन यानी ऑपरेंड मस्ट बी द सेम साइज, सेम साइज के होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर तो सेम साइज नहीं है, ये तो 16 बिट और ये 32 बिट है। तो हमने इस इंस्ट्रक्शन के ऑल्टरनेटिव, इससे पहले हमने क्या किया था कि भाई EAX को जीरो कर दिया था, मूव करवा के EAX, जीरो किया था, और यहाँ पर दोनों का साइज सेम कर दिया था। अब ये वाला जो रजिस्टर है AX वो रिप्रेजेंट करता है 16 बिट, और ये जो वैल्यू का जो वेरिएबल है इसमें वर्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है 16 बिट। अब इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेंड यानी पहला ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड दोनों क्या हो गए, सेम साइज हो गए, 16 16 बिट के। लेकिन जनाब इसी इंस्ट्रक्शन का ऑल्टरनेटिव क्या था, ऑल्टरनेटिव ये था कि आप EAX लिखें, दोनों डिफरेंट साइज के हो गए, उसके बाद आप यहाँ पे ZX लिख दें। अब ये ZX क्या काम कर रहा था, इसके लिए हम यहाँ पे पहले इसको बिल्ड कर लेते हैं। तो हमें कोई एरर नहीं दे रहा है, इसका मतलब सही है बिल्कुल सब कुछ। तो इसको डिबग कर लेते हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखें मूव ZX की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, स्टेप ओवर। इसने क्या कर दिया, इस्तेमाल इतना किया और बाकी जो जितनी भी बिट थी उनको जीरो से एक्सटेंड कर दिया। तो ये वही फिगर बन गई। अगर हम यहाँ पे स्टेप ओवर करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये बात समझ में आई सबको, ZX क्या कर रहा है, जीरो एक्सटेंड कर सर रहा एक है। बात बताएं, जी जी। सर ये अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो ये नेगेटिव क्यों नहीं आ रही इसमें? नेगेटिव कौन दे रहा है वैल्यू, मतलब -75 दे रहा हूँ मैं तो वो नहीं आ हाँ। रही -75। देखो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ZX नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ पे होता है मूव SX। साइन बिट है ना, वो साइन वैल्यू है। आगे आएगा यहाँ पर, ये देखो सैम्पल प्रोग्राम फॉर द साइन वर्ड। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है -75, उसके लिए इस्तेमाल क्या किया है, SX। अब यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू माइनस में कर लो और यहाँ पर इसको SX कर लो तो हम अपने प्रोग्राम को चला कर चेक करते हैं। तो ये आपके पास सीधा सीधा आउटपुट आ रहा है विद द साइन ऑफ माइनस।
यही सवाल था। जी सर ठीक है। साइन ऑफ माइनस का मतलब है क्या, क्या आपकी वैल्यू माइनस में है तो जनाब एस एक्स क्या करेगा, सिर्फ साइन वैल्यू को हैंडल करते हुए वही वाला काम करेगा जो हमने अभी प्रीवियसली किया। यहां तक के मामला क्लियर है भाई सबके? एक दफा मुझे एक्नॉलेज कर दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके कंडीशनल जंप स्टार्ट होने वाली हैं अनकंडीशनल के साथ। यस सर क्लियर है। गर्ल्स क्लियर है आप सबको भी? ऑलराइट, ठीक है जनाब। अब आ जाओ भाई कंडीशंस, ये आ गई कंडीशंस हमारे पास। कंडीशनल जंप्स होते हैं हमारे पास, देखो दो टाइप्स के जंप्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कंडीशन अनकंडीशनल जंप और एक होता है कंडीशनल जंप्स। कंडीशनल एग्जीक्यूशन या असेंबली लैंग्वेज इज accomplished by the several looping and branching instruction, ठीक है ना? तो this instruction can change the flow of control in the program. Conditional execution is observed in the two scenario, दो सिनेरियो पे बेस करती हैं ये कंडीशंस, कंडीशनल और अनकंडीशनल। इसके बारे में भी आप वही कॉन्सेप्ट रखो जो सी शार्प में होता है थ्योरेटिकल, कि कंडीशनल जंप क्या होगा कि जनाब आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर ही जंप करोगे, आपका लेवल चलेगा, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। और अनकंडीशनल जंप आंखें बंद करके जंप कर जाओ, और वो लूप जो है वो आपका क्या करता रहेगा, वो चलता रहेगा चलता रहेगा अनकंडीशनल, जब तक के उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इंक्रीमेंट के साथ लास्ट क्लास में एक छोटी सी एग्जांपल ली थी कि ई एक्स की वैल्यू बस इंक्रीमेंट होते रही थी होते रही थी होते रही थी, अब हमें नहीं पता कि वो कब बंद हो। तो वो पूरा सिनेरियो था, प्योर सिनेरियो था इसका अनकंडीशनल जंप का। तो दिस इज परफॉर्म बाय द जेएमपी इंस्ट्रक्शन। जेएमपी इंस्ट्रक्शन यूज की थी ना। जंप का मतलब होता है बस जंप, कंडीशनल जंप में जेएमपी नहीं आएगा, इस बात पे तो ईमान लिया। कंडीशनल जंप पे हमारे पास दर्जनों और बहुत तादाद में हमारे पास क्या है, जंप्स हैं, कि जंप व्हेन इक्वल टू, जंप व्हेन नॉट इक्वल टू, जंप इज लेस देन, जंप इज ग्रेटर देन, जंप बला बला बला, बहुत सारी नीचे चार्ट है पूरा मौजूद, ये इतना बड़ा, ये तमाम क्या है, ये तमाम कंडीशनल जंप हैं। जबकि अनकंडीशनल जंप में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन आती है विच इज जेएमपी, राइट? तो जेएमपी की इंस्ट्रक्शन एक दफा दोबारा देख लो, देन उसके बाद कंडीशनल जंप पे मूव करेंगे। कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल यही वाली ली थी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ई मूव करवा दिया हमने ई एक्स में 0 और यहाँ पर लेबल लगा दिया, लेबल 1 के नाम से हमने एक लेबल बना दिया। लेबल बनाने का तरीका ये होता है, आप चाहे तो कंडीशनल जंप हो या अनकंडीशनल जंप हो, वहाँ दोनों में लेबल इस्तेमाल होते हैं। लेबल आपको, लेबल एक फ्लैग की तरह काम करता है कि आपको यहाँ पे पहुंचना है इस स्पेसिफिक कंडीशन पे, तो वो कंडीशनल जंप कहलाएगा। और अगर आपको बस पहुंचना आके बंद करके, जब भी आप इस लेबल को रीड करवाओगे, तो हमने यहाँ पे किया कि भाई लेबल 1। अब बीच में जो ये वाला कोड है इसके अंदर हमने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिख दी थी विच इज इंक्रीमेंट EAX, ये कहलाती है वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है? हमने तीन टाइप की इंस्ट्रक्शन देखी थी, नो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, राइट? तो यस सर। इंक्रीमेंट EAX हो गया हमारे पास। अब इसका क्या मतलब है कि भाई प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, EAX को 0 से इनिशियलाइज करेगा, देन उसके बाद लेबल इसने रीड कर लिया, असेंबलर को मिल जाएगा कि जनाब ये लेबल है। अब कब जंप करना है वो यहाँ पे आके असेंबलर को पता चलेगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि जनाब आपको कब, बस जैसे ही इसको ये मिल गया जंप, और उसके बाद ये देखेगा कौन से लेवल पे जंप करना है, आइदर नीचे कहीं जंप करना है या ऊपर कहीं जंप करना है, इट्स अप टू यू, ये आपकी रिक्वायरमेंट।
तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जंप कर जाएगा वापस इधर, जो 0 की वैल्यू होगी उसमें इंक्रीमेंट करेगा, फिर इसको मिलेगा दोबारा लेवल, जो भी ई एक्स की वैल्यू होगी करंटली लास्ट वैल्यू, उसको क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये इसी तरीके से ये वाला प्रोग्राम जो है वो एक इनफाइनाइट लूप बना देगा, और ये इसका फ्लो जो है वो कहलाता है अनकंडीशनल। सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज हो गया, अब ये इसी ब्लॉक में ही रहेगा, इस ब्लॉक से बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब ये चलता रहेगा, इसने ई एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर वापस लेवल पे आ गया, इसने फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन क्लास, मैंने आपको एक और इंस्ट्रक्शन बताई थी लास्ट क्लास में, दोनों में फर्क कौन बताएगा मुझे, जंप में और लूप में? सर लूप को हम लिमिटेड बार चला सकते हैं, और ये जंप अनकंडीशनल जंप इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है। सही है। क्या अब ये लूप जो है वो फाइनाइट टाइम चलेगा, नो लिमिटेड सर, टाइम चलेगा? इसकी एक कंडीशन थी, आपने ये 0 के आगे आई थिंक कुछ लगाया था, 5 कोई नंबर। नहीं नहीं नहीं, तुम पहुंच रहे हो लेकिन तुम मिस कर रहे हो कुछ। ECX शर्मा साहब कुछ ECX याद है? चलाना होता है ना, उतनी बार हम उस नंबर को लिख देंगे। काउंटर किसमें? लगेगा, काउंटर रजिस्टर लगेगा, काउंटर रजिस्टर लगेगा। लूप को चाहिए CX, ECX रजिस्टर, ECX रजिस्टर। यानी अगर लूप को अभी यहाँ पे कोई EC काउंटर रजिस्टर नहीं मौजूद है, तो ये लूप और जंप में कोई फर्क नहीं है, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर दें कहीं भी ECX की कोई वैल्यू, तो अब यहाँ पे मुझे बताइए कि ये वाला लूप कितना टाइम चलेगा। अब ये वाला लूप का जो ऑपरेटर है ना, ये ECX की वैल्यू को देखता है कि भाई ECX में क्या वैल्यू मौजूद है। अब ECX में 10 मौजूद है, तो इसका मतलब कि ये 0 से EAX की वैल्यू इनिशियलाइज होगी और कहाँ तक चलेगी, 10 टाइम चलेगी, और 10 पे आने के बाद जो है ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। जी दानिश, कोई सवाल है भाई? दोबारा सुन लो। देखो, हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन होती हैं अनकंडीशनली। अभी हमने यहाँ पे बात की थी जंप, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं अनकंडीशनल जंप। जंप का जो ऑपरेटर है उसका ECX से कोई लेना देना नहीं है, यानी काउंटर रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि बस बिल्कुल ब्लाइंड होकर अनकंडीशनली चलते रहना, जब तक के असेंबलर को जंप के बाद लेवल मिलता रहेगा तो ये उसी लेवल पे मूव करता रहेगा। तो जनाब, हमने एक इंस्ट्रक्शन बना ली कि भाई EAX रजिस्टर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, देन उसके बाद ऊपर एक लेवल बना दिया हमने। ऊपर क्या लेवल बनाया कि भाई लेवल 1 के नाम से एक लेवल फ्लैग बना दिया, सही है, चेक लगा दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी कि भाई EAX की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। तो ये इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जंप, हम जंप ऑपरेटर यूज किया, उसके बाद लेवल डिफाइन कर दिया। अब असेंबलर जब भी इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, वापस इस लेवल पे घूमता रहेगा। घूमने के बाद इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा, फिर दोबारा इसको वही लेवल मिल जाएगा, फिर ये दोबारा चले जाएगा। तो वो कॉल वेट मैसेज पे आएगा ही नहीं, कॉल वेट मैसेज पे आएगा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे पास राइट इंटीजर होकर और देन उसके बाद कॉल CRLF, तो अब ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे फॉर लूप में हम लोग I++ नहीं करते। तो फिर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ये देखिए। अब ये चलता रहेगा जब तक कि हम इसको खुद क्लोज ना करें। दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप, जो कि किससे हुआ है, अनकंडीशनल जंप से। अब यहाँ पे आप देखो ना, 0 से स्टार्ट हुआ था,
सही है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0 से स्टार्ट हुआ था और इंक्रीमेंट होते 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 इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर लाइन ब्रेक हो रही है, फिर दोबारा से इस इंस्ट्रक्शन पे आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर लाइन ब्रेक हो रही है, फिर इस जंप पे आ रहा है। तो ये वाला साइकिल जो है वो रिपीट होता जा रहा है। ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है जनाब वो रिपीट होता जा रहा है, जब तक ये रिपीट होता जाएगा, जब तक के आप इसको खुद बंद नहीं करोगे। तो दिस इज कॉल्ड द अनकंडीशनल जंप। लेकिन क्लास अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसको जंप के बजाय लूप कर दूं, जबकि जंप को ECX से भी कोई परवाह नहीं थी, ECX में भले से XYZ कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना। लेकिन जब हम जंप की जगह लूप ऑपरेटर यूज करेंगे तो लूप जब तक के इसको काउंटर नहीं मिलेगा तो इसका भी काम बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि अनकंडीशनल जंप का था। लेकिन जनाब दोनों में फर्क ये है, देखें अभी तक इसका काम यही है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अगर जैसी इसको काउंटर रजिस्टर में वैल्यू कोई भी मिल गई तो अब ये क्या करेगा, अब यहां पे इसका आउटपुट देख लें, तो ये सीधा 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है। तो लूप और जंप में समझ में आया फर्क, सिर्फ काउंटर रजिस्टर का फर्क है कि लूप काउंटर रजिस्टर की वैल्यू को देखते हुए चलता है। अगर काउंटर रजिस्टर में कोई वैल्यू नहीं है तो लूप और जंप में, अनकंडीशनल जंप में कोई फर्क नहीं है, जबकि जंप को किसी भी काउंटर रजिस्टर की वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ये फलसफा समझ में आया भाई सबको। सर इसके अंदर हम लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन चलेगी, जैसे मूव EAX के अंदर 0 हुआ, उसके बाद ये लूप लेवल 1 पे जाएगा या फिर डायरेक्ट लेवल 1 नहीं पे नहीं पहले नहीं एक नहीं, दफ़ा? देखो लेवल 1 पे मूव करने की इंस्ट्रक्शन ये है कि लूप कर जाओ वापस किस पे, इस लेवल 1 पे, इस लेवल 1 की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। सर तो पहले ये लेवल 1 पे जाएगा या फिर पहले ये लूप नहीं, पहले तो ये लूप? असेंबलर जो है ना, जब इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा ना तो असेंबलर को पता चल जाएगा कि जनाब ये एक लेवल बना हुआ है, वो रीड कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसको लूप या जंप का ऑपरेटर मिलेगा उसके बाद वो चेक करेगा कि अदर कौन सा लेवल, तो अगर उसने प्रीवियसली इस लेवल को रीड किया हुआ था, उसको पता है कि भाई एक लेवल था, तो वो वापस क्या कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, इसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएगा। फिर इसी तरीके से लूप को दोबारा से लेवल मिलेगा। अब ये लूप उतने टाइम चलेगा जितने टाइम ECX की वैल्यू होगी, लेकिन अगर इसमें ECX की वैल्यू मौजूद नहीं है, जैसे कि हमने इसको कमेंट कर दिया, तो अब ये इनफाइनाइट लूप बना देगा, लूप मिलता रहेगा। ये वाला प्रोसेस जो है वो इस साइकिल पे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चलता रहेगा। और सर जो इसके बीच में इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं वो उसी वक्त चलेंगी जब ये लूप लेवल 1 पे होगा? जी जी, जितने ये एक दफा तो ठीक चलेगा ना, एक दफा तो चलेगा, जब ये असेंबलर इसको करते हुए आएगा तो एक दफा चलेगा। फिर जब दोबारा चलने के लिए लूप करेगा वापस इसी लेवल पे, फिर दोबारा है नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा, लाइन ब्रेक करेगा, फिर दोबारा लूप पे आ जाएगा। एक दफ़ा EAX के अंदर इंक्रीमेंट होगा जी, जब एक दफा चलेगा। तो होगा जी। ठीक है सर। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक के तो बात क्लियर हो गई। लूप और जंप में भी फर्क समझ में आ गया, सिर्फ काउंटर रजिस्टर का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। इसी तरीके से लूप में भी कंडीशनल लूप होते हैं जो मिड के बाद वाली लैब में आप लोग पढ़ोगे, लैब नंबर 9 में कंडीशनल लूप होते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर कंडीशनल जंप की बात कर रहे हैं। ये अनकंडीशनल जंप तो आ गया कि भाई दिस इज परफॉर्म बाय द JMP इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल execution often involve to transfer the control of address to the address of an instruction that does not follow the currently execution instruction. Transfer to of control may be forward to execute a new set of instruction or backward or re-execution the same action. आप ऊपर जंप करवाओ नीचे जंप करवाओ, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, अच्छा स्टूडेंट ज़रा 2 मिनट मुझे दे दो, अजान हो जाए, अजान हो रही है।
ऑलराइट, अब देखो कंडीशनल जंप पे आने से पहले आपको ये वाला ऑपरेटर, ये वाली इंस्ट्रक्शन समझनी पड़ेगी, और आई होप के कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी है। Let us discuss the CMP instruction before discussing conditional jump. CMP, मैंने कहा कि CMP और subtract इंस्ट्रक्शन सेम है। CMP भी उसी तरीके से लिखी जाती है, लाइक CMP के बाद एक आता है डेस्टिनेशन और एक आता है सोर्स। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इन दोनों, इसका और इसका दोनों का काम क्या है, सेम। दोनों का काम है कि एक दूसरे की वैल्यू में से, यानी डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करना। इसका भी काम है और इसका भी काम है। फर्क क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अच्छा, CMP में सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होती, जी जनाब, ये इसमें भी वही एड्रेसिंग मोड का रूल आता है। फर्क ये है कि फर्क क्या हो सकता है? CMP जो है कंडीशनल जंप के साथ यूज होता है। सब्ट्रैक्ट के अंदर EX नहीं, वो तो होगा ना, मैंने कहा कि दोनों का काम है दोनों एक दूसरे की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट के अंदर CMP में जो है ना डेस्टिनेशन सेम होती है। कंपेयर के अंदर जो है वो वैल्यूज माइनस तो होंगी लेकिन चेंज नहीं करेगा वो वैल्यूज। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है भाई, ये फर्क है दोनों में बुनियादी। ये वाइवा का मेन क्वेश्चन, वाइवा क्या, हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन में भी जो है वो आने वाले टीचर से यही पूछते हैं सवाल। कोल का अगर इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो बुनियादी सवाल ये पूछते हैं कि मुझे बताइए कि इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक होती है सब्ट्रैक्ट, होती है कंपेयर, दोनों का काम होता है सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? तो जनाब फर्क ये होता है कि दोनों का काम सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेशन को सब्ट्रैक्ट करके चेंज कर देती है, जबकि कंपेयर इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करती। अब चेंज ना करने के बाद इसका एक और वर्क होता है, वो वर्क होता है कंडीशनल जंप। ठीक है भाई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हम यहां पर मूव EAX कॉमा, मैंने कह दिया 10, मूव EBX कॉमा 2, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं कॉल राइट इंटीजर, ठीक है ना। उसके बाद यही वाली इंस्ट्रक्शन मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं, अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और यही वाली जो दोनों लाइन, ये वाली लाइन जो है वो मैं इधर भी लिख देता हूं। अब अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन मैं ये अर्ज कर रहा हूं आप लोगों से, अच्छा इसको थोड़ा सा ना यहां पर कर देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमने EAX में 10 मूव करवाया, EBX में 2 मूव करवाया। सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि 10 में से 2 को माइनस कर देगी और प्रिंट करवा देगी। यहां तक कि आप सब एग्री कर रहे हैं कि जनाब आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8, ऐसा ही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सॉरी इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो ये हमें आंसर क्या देगा, ये 10 ही देगा। वो इसलिए कि ये इस इंस्ट्रक्शन में भी दोनों की वैल्यू एक दूसरे से सेपरेट सब्ट्रैक्ट हो रही है, बट इसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन आती है ना, वो आती है कंडीशनल जंप की। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर वो डिसीजन लेता है कि भाई आइदर ये वाला जंप के बाद इस लेवल पे जाना चाहिए या नहीं। तो बुनियादी फर्क तो देख लो आप लोग रिजल्ट में। अच्छा, मैं पहले यहाँ पर CRLF भी कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। कॉल CRLF और इसी तरीके से कॉल CRLF। तो यहाँ पे देखिए फर्क समझ में आया दोनों में।
इसकी की अगर डेफिनेशन अगर हम अभी मैनुअल में भी पढ़ेंगे तो कंपेयर में भी यही लिखा हुआ होता है कि जनाब ये दोनों सोर्स डेस्टिनेशन को सोर्स से क्या करता है, माइनस करता है। लेकिन माइनस के बाद इसमें डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता। माइनस के बाद जो है वो जीरो फ्लैग कैरी फ्लैग में रिजल्ट स्टोर हो जाए तो उनके फ्लैग में जाके 0 और 1 का रिजल्ट डिसीजन जो है वो जनरेट हो जाता है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये बात समझ में आई दोनों में बुनियादी फर्क क्या है कि सबट्रैक्ट क्या कर रहा है कि डेस्टिनेशन में से सोर्स की वैल्यू को माइनस करके डेस्टिनेशन को चेंज कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया, 8 बना दिया। 10 में से 2 माइनस हुए, 8 बना दिया। तो 8 क्या है, ई राइट इंटीजर किसकी वैल्यू को रीड करता है, ई एक्स की वैल्यू को रीड करता है। अब यहाँ पे भी दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, सबट्रैक्ट हो रही हैं, बट इसमें डेस्टिनेशन चेंज नहीं हो रहा। बट क्लास मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएमपी को अभी हमने कंप्लीट डिस्कस नहीं किया। ये एक बुनियादी फर्क है जो सबट्रैक्ट और सीएमपी में सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद फर्क क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट में डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है और कंपेयर में डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता, वो ही रहता है, लेकिन उसमें डिसीजन जो है वो एक जनरेट होता है। ये समझ में आया भाई? यहां तक मुझे एक्नॉलेज करो। यस सर। ठीक है ना? अब यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। अब आ जाओ वापस इस पे। कंपेयर इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू ऑपरेंड, इट इज जनरली यूज द कंडीशनल एग्जीक्यूशन। दिस इंस्ट्रक्शन बेसिकली सबट्रैक्ट वन ऑपरेंड फॉर द अदर। सही है ना? ये बात वाज़ेह हो गई कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से क्या करती है, सबट्रैक्ट करती है। फॉर कंपेयरिंग वेदर द ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। किस लिए? कंपेयर करने के लिए कि क्या दोनों ऑपरेंड। चलो अब मुझे आगे एक बात बताओ, कंपेयर के बाद आप लोग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो इक्वल और नॉट इक्वल का, कैसे? कि क्या ई एक्स और ई बी एक्स की वैल्यू आपस में इक्वल थी या नहीं, कैसे डिसीजन लोगे? सबट्रैक्ट होंगी दोनों वैल्यू एक दूसरे से, अगर कुछ ना कुछ रिमेनिंग बचेगी वैल्यू तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू कंप्लीटली अगर सबट्रैक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल। ऐसा ही है ना या नहीं? यस सर, ऐसे ऐसा ही है ना? तो ये तो डिसीजन हमने ले लिया। तो यहां पर भी इन्होंने यही डेफिनेशन में कह रहे हैं कि भाई ये पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है फॉर कंपेयरिंग वेदर द ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। इट डज नॉट डिस्टर्ब द डेस्टिनेशन और सोर्स ऑपरेंड, बट डिस्टर्ब नहीं करता वैल्यू को। इसने 10 की वैल्यू यानी इन दोनों वैल्यू को आपस में सबट्रैक्ट तो किया डिसीजन लेने के लिए, लेकिन इसने डेस्टिनेशन और सोर्स की वैल्यू को हाथ तक नहीं लगाया। बोथ वेरिएबल इक्वल लिए जाएं तो आंसर इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि आंसर इक्वल है या नहीं? तो अब उसकी लॉजिक आगे है ना। अब देखो यहाँ पर ये सोर्स और डेस्टिनेशन को क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन को क्या करता है भाई, डिस्टर्ब नहीं करता। इट इज यूज अलॉन्ग विद द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन फॉर द डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया कि ये कंपेयर अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद इंस्ट्रक्शन आती है कि आइदर वैल्यू अगर इक्वल है तो जे ई के बाद किसी लेवल पे जाएगा, और अगर नॉट इक्वल है तो कंपेयर के बाद डिसीजन ये लेगा कि आइदर बोथ वैल्यू आर इक्वल और नॉट। अगर नॉट इक्वल हैं तो ये कोई भी लेवल ऊपर या नीचे बना हुआ होगा तो उसमें जंप कर जाएगा। अगर इक्वल हैं तो हम यहाँ पर जे ई का कंडीशनल जंप लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसे वर्बली बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम एंड होने वाला है, 1 बज गया। तो हम यहाँ पर नमाज का ब्रेक ले लेंगे 1 बजे, क्योंकि खुतबा शुरू हो जाता है 1:10 पे। ठीक है ना? फिर प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे इसको जुम्मे के बाद। सही है, 2:20 पे स्टार्ट करेंगे।
2:10 पे मुश्किल हो जाएगा, 2:20 पे क्लास को स्टार्ट करेंगे और फिर ऑनवर्ड जो है वो कंडीशनल जंप से पता चलेगा। जी हाँ बिल्कुल पता चलेगा ऐसे ही। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी देख लो कि कंपेयर करोगे डेस्टिनेशन को सोर्स से। कंपेयर टू न्यूमेरिक डाटा फील्ड द डेस्टिनेशन ऑपरेंड कुड बी आइदर रजिस्टर। अब इसमें भी वही वाला एड्रेसिंग मोड वाला रूल है कि डेस्टिनेशन हमेशा क्या होना चाहिए, आइदर रजिस्टर और इन मेमोरी। या तो कोई वेरिएबल होगा या तो कोई रजिस्टर होगा, कांस्टेंट नहीं हो सकता। जबकि सोर्स ऑपरेंड कुड बी द कांस्टेंट, यानी इमीडिएट डाटा हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है या कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है भाई, यहां तक फाइनली एक्नॉलेज करो, बस फिर मीटिंग को एंड करते हैं यहाँ पे। सर क्लियर है। चलो ग्रेट। तो 2:20 पे फिर हम लोग दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास को और फिर ऑनवर्ड्स 3:40 तक के लेके चलेंगे।